हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमिक लर्निंग। जैसा कि आपने देखा कि मेरा जो भी नया सीरीज चल रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में है। और इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि मैंने सॉइल ऑफ इंडिया का एक पार्ट पढ़ाया है, और ये जो दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होता है वो सॉइल ऑफ इंडिया का ही है, हिंदुस्तान की मिट्टी का ही है। बट इसका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जनरल डिस्कशन है, यानी हिंदुस्तान का एक मेन कंसर्न, एक मेन प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के काश्तकारी का। वो क्या है मेरा? सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। जनरली आपने मिट्टी कटाव के बारे में देखा होगा, सुना होगा कि मिट्टी कटाव कैसे होता है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, और साथ साथ ये सुना भी होगा मिट्टी कटाव होता क्या और ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन एक ऐसा अमल है जिसके जरिया मिट्टी का बलाई पर यानी टॉप साइड कट छट कर बह जाता है। अब जब ये कट छट कर बहेगा तो इसके पीछे कोई फोर्स होगा, कोई अवामिल होगा, तो जाहिर सी बात है कि हवा पानी के जरिया जब मिट्टी का ऊपरी परत कट छट कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, यही अमल क्या कहलाता है? मेरा सॉइल इरोजन कहलाता है। अब जो सॉइल इरोजन मेरा होता है, ये सॉइल इरोजन क्यों होता है, इसका वजह क्या है कि मिट्टी का कटाव होता है। आपको ये डिस्कशन अभी हम बताते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। के हिंदुस्तान में जो मिट्टी का कटाव होता है, इट इज बिग कंसर्न। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कंसर्न है कि मिट्टी का कटाव होना हिंदुस्तान में, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान एक ज़राअत का मुल्क है, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, और इसका जो प्रॉब्लम है वो मिट्टी का कटाव है, क्योंकि हिंदुस्तान के आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसी से हासिल होता है। अगर मिट्टी ही नहीं रहेगा तो पैदावार का काम कैसे होगा, और जब पैदावार नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे हासिल होगा। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और एग्रीकल्चर को अगर बेहतरीन बनाना है तो सॉइल के इरोजन को, सॉइल के बर्बादी को, सॉइल के डेजर्टिफिकेशन को रोकना होगा। यानी अगर सॉइल का तहफ्फुज कर पाते हैं तो हम लोग काश्तकारी को तरक्की दे पाएंगे या हिंदुस्तान को तरक्की हो पाएगा। अब किसी भी चीज को तहफ्फुज देने के लिए हमको ये मालूम करना पड़ता है कि उसको नुकसान किन किन चीजों से है, वो कौन से अवामिल है, वो कौन सा फैक्टर, वो कौन सा अमल है जो इसको असरअंदाज करता है, नेगेटिवली तौर पर असरअंदाज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन यानी वो कौन कौन सा असबाब है, वो कौन कौन सा वजूहात है जो सॉइल को इरोज करता है, जो मिट्टी कटाव का वजह बनता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो मेरा सॉइल इरोजन होता है वो सबसे बड़ा वजह है हिंदुस्तान में जो देखा गया है। चूंकि हिंदुस्तान की आबादी ज्यादा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला आता है रिहायशी मकानात को लेकर, और साथ ही साथ फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आबादी ज्यादा है और जमीन की कमी है। तो इसलिए जो पहला कॉज है जो हिंदुस्तान में देखा गया, जो बड़े पैमाने पर होता है, वो मेरा क्या है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या? एक ऐसा अमल है जिसमें बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है, यानी बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई डिफोरेस्टेशन कहलाता है। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई डिफोरेस्टेशन कहलाता है, यानी डिफोरेस्टेशन एक ऐसा अमल है जिसमें बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जंगल को ना काटे? बिल्कुल, आप जंगल को काटिए। जंगल के काटने का एक अमल है जिसको हम लंबरिंग कहते हैं। अब लंबरिंग के अमल में तमाम जंगलों को नहीं काटा जाता है, लंबरिंग के अमल में जंगलों को उसी वक्त काटा जाता है जब उसका उम्र हो जाता है, जब जंगलें काफी बूढ़ी हो जाती है, तो उस तरह के जंगलों का इंतखाब करके, उस तरह के दरख्तों का इंतखाब करके, उस तरह के ट्रीज का इंतखाब करके, सिलेक्शन करके जंगलों को काटा जाता है, और उसके बदले में फिर पौधा लगाया जाता है। वो अमल मेरा लंबरिंग है। तो एक प्रोसेस है जिसके तहत अगर हम जंगल काटते भी हैं तो मेरा बैलेंस बरकरार रहता है। बट डिफोरेस्टेशन एक ऐसा अमल है जिसपे जंगलों को सिर्फ काटा जाता है बड़े पैमाने पर, और उस जंगली जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे अमल के लिए किया जाता है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि जंगल कटा, जमीन खाली हो गया। आपको मालूम है कि जंगल और पेड़ पौधा जो जहां पे वो खड़ा होता है उसका एक जड़ होता है। तो जड़ क्या करता है? मिट्टी को पकड़े रहता है, और जब पानी का बहाव होता है तो मिट्टी कटाव नहीं हो पाता। इसका रीजन क्या है कि जड़ें मिट्टी को महफूज रखती है, टॉप सॉइल को। लेकिन जब जंगल कट जाएगा तो वो जड़ भी गया। जब जड़ भी नहीं रहेगा तो पानी का जब बहाव होगा तो क्या होगा? मिट्टी के ऊपर होगा। अब मिट्टी क्या गीला पड़ गया ना, पेड़ पौधा तो नहीं है, तो मिट्टी क्या करेगा? मिट्टी क्या होगा कि उस पानी के जरिए कट कर बह जाएगा, जिसके वजह कर मिट्टी का कटाव बड़े पैमाने पर होगा।
कल तक के जहां पर पानी को, मिट्टी को काटने के लिए दरख्तों का सामना करना पड़ता था और 100% के बजाय वो 10% भी कटाव नहीं कर पाता था मिट्टियों का, लेकिन जैसे ही वो जगह खाली हो गया, वहां पे डिफोरेस्टेशन का अमल हो गया, तो वहां का जो मिट्टी है 80% 90% कट कर बह गया। और जब टॉप सोइल कट कर बह जाएगा तो मिट्टी क्या होगा, बंजर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि डिफोरेस्टेशन हिंदुस्तान में मिट्टी के कटाव का एक बहुत बड़ा वजह है। ये वाइड लेवल भी कॉज है। दूसरा आते हैं, क्या हो सकता है इन गैसेस के, क्या हो सकता है दूसरा रीजन बताते हैं। दूसरा जो रीजन है वो मेरा क्या है, ओवर ग्रेजिंग। अभी देखिए कि ये ओवर ग्रेजिंग क्या है। आप लोगों को जनरली मालूम होगा कि ग्रेजिंग के माने क्या होता है, चबाना, है ना। तो ये चबाने का अमल कौन करता है, जनरली इंसान कभी कभी करता है, कभी इंसान कर ही रहा है, लेकिन जो मेरा जानवर है उसके लिए ग्रेजिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि वो ग्रेज कर जाना, किसी को खा जाना। ग्रेजिंग क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत से चरवाहा होता है जो लोग पेस्टोरल फार्मिंग करते हैं, केटल रियरिंग करता है। पेस्टोरल फार्मिंग और केटल रियरिंग ये दोनों एक ही चीज है। इसके मतलब होता है जानवरों का पालन पोषण करना, ठीक है। तो जो लोग जानवर चरागाह करते हैं, जो जानवर को चलाते हैं, जो मवेशी पालन का काम करते हैं, वो जानवरों को लेकर बड़े बड़े घास के मैदान में जाते हैं, बड़े बड़े मैदानी इलाके में जाते हैं जहां पर पेड़ पौधा मौजूद होता है। अब क्या करता है कि सपोज दैट कि आप जानवर को लेकर गए और उसको चलने के लिए छोड़ दिए। एक बहुत बड़ा मैदान है, आपके पास 100 जानवर है, वो जानवर चलना शुरू किया। जब जानवर चगाने का अमल करता है, जब जानवर ग्रेजिंग का अमल करता है, तो वो एक दिन खाया नो प्रॉब्लम, 2 दिन खाया नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये अमल आप एक ही मैदान के ऊपर हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करते हैं, तो क्या होता है, वहां पर घास खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जानवर उस बचे हुए छोटे छोटे पौधों को जड़ के साथ उखाड़ कर खाना शुरू करता है, जिसके वजह कर क्या होता है कि मिट्टी ढीली पड़ जाती है। यानी वो जमीन क्या होता है, जड़ से फ्री हो जाता है और मिट्टी ढीली पड़ जाती है। और मिट्टी ढीली पड़ने की वजह कर वहां पर कटाव का अमल तेजी के साथ होता है। यानी अगर ओवर ग्रेजिंग अगर ज्यादा होगा, यानी अगर ग्रेजिंग का अमल तरीके से नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, मिट्टी का कटाव भी होगा। तीसरा आते हैं, तीसरा जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। इसको हम लोग बोलते हैं झूम कल्टीवेशन या झूम फार्मिंग। कल्टीवेशन माने वही होता है। अभी देखिए कि ट्रेडिशनल फार्मिंग या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग और झूम कल्टीवेशन। कदीम जमाने में आपको मालूम है कि जब काश्तकारी का रिवाज शुरू हुआ, जब लोग फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर करना शुरू किए, फूड गैदरिंग के बाद, हंटिंग के बाद, जब लोग पहला बार काश्तकारी करना शुरू किए, तो उसको काश्तकारी करने में कोई मॉडर्न मेथड तो था नहीं। ना उस वक्त हल का रिवाज था, ना ही ट्रैक्टर चल रहा था, ना ही लोगों के पास इतना पैसा था, ना ही सोच था और ना ही इतना समझ था। तो लोग अपने जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए, अपने ग्रोह को चलाने के लिए, अपने जमात को चलाने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए एक खास किस्म का खेती करता, जिसको हम लोग झूम की खेती कहते हैं। चूंकि ये खेती कदीम जमाने में हुआ करता था, इसलिए उसको ट्रेडिशनल मेथड, रिवायती तरीका फार्मिंग का कहते हैं। इसके अलावा इसको लोग प्रिमिटिव फार्मिंग भी कहते हैं। अब झूम की खेती क्या है या फिर ट्रेडिशनल मेथड जो है वो क्या है, वो आप देखिए। ट्रेडिशनल मेथड फार्मिंग पहाड़ी इलाके में आदिवासियों के जरिए ट्राइब्स एरिया हुआ करता था। लोग क्या करते, जंगलों में रहा करते थे। इस तरह की खेती करने के लिए सबसे पहले एक जंगल के इलाके का इंतखाब करता, जंगली इलाके का इंतखाब करके वहां के पेड़ पौधों को काटता और काटने के बाद उस लकड़ियों को सुखाकर उसमें आग लगा देता। और जब आग लग जाता तो वो जो लकड़ी, पौधा, जो भी पत्ता वगैरह था, वो राख में तब्दील हो जाता और फिर उसी के राख के ऊपर खेती करता था। इस तरह के खेती करने का तरीका झूम कल्टीवेशन कहलाता था। बट एक बार उसमें पैदावार हासिल हो गया तो वो क्या करता, फिर दोबारा एक नए जंगली इलाके का इंतखाब करता। दोबारा उसमें खेती नहीं कर पाता था, बल्कि अपने खेती जमीन को शिफ्ट कर देता और नए जंगली इलाके में दोबारा वही प्रोसेस को रिपीट करता था। इसी वजह कर
इस खेती को हम लोग और क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं, कि उसमें जमीन हर बार चेंज होता है। इसके अलावा इसको हम लोग बर्न एंड ऐश, यानी जलाना, और ऐश के मतलब छाए, बर्न एंड ऐश, BURN, बर्न एंड ऐश, ASH, कल्टीवेशन भी कहते हैं, यानी बर्न एंड ऐश कल्टीवेशन भी कहते हैं, यानी जलाना और उसके राख पर खेती करने वाला एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो आपको मालूम चला कि अगर इस तरह की खेती होगा, जंगलों का कटाई होगा, और जंगलों जब कटाई होगा तो फिर क्या होगा, जंगलों के कटाव की वजह कर मिट्टी का कटाव भी आसानी से होगा। अब हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट पर। अभी आपने देखा कि अभी जो कटाव का वजह था वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, पुराना कदीम तरीका था। इसके अलावा मिट्टी का जो कटाव होता है वो 4 नंबर पे हम लोग आते हैं, वो क्या है, नेचर ऑफ रेनफॉल, बारिश के होने का नवयत, नेचर, बारिश किस तरह से हो रहा है। अगर बारिश तेजी के साथ हो रहा है तो, अगर बारिश तेजी के साथ हो रहा है तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें कहां पड़ेगा, जमीन के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह कर क्या होगा कि जमीन का जो टॉप सॉइल है वो कट कर बहना शुरू हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर आपके छत के बालकनी से भी अगर पानी गिर रहा है, छत के टेरिस से पानी अगर जमीन पर गिर रहा है, अगर वो जमीन मिट्टी का है तो वहां पे गड्ढा बन जाता है, और वो मिट्टी क्या होता है, कट कर बह जाता है। इस तरह का जो मिट्टी कटाव होता है वो बारिश की वजह कर होता है, और ये भी एक रीजन है मिट्टी कटाव। क्लियर है। इसके अलावा जो लास्ट रीजन है वो आपको हम डिस्कस कर देते हैं, वो जनरल रीजन है, आपको देखे हुए होंगे, स्लोप ऑफ लाइन, मिट्टी का जमीन का ढलान। जमीन का ढलान कैसा है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है मिट्टी के कटाव का। अगर पहाड़ी इलाके में हम देखते हैं तो मिट्टी का जमीन का जो ढाल होता है बहुत ज्यादा होता है, और जहां जमीन का ढाल ज्यादा होता है वहां पर क्या होगा कि पानी का बहाव भी तेज होगा, और अगर पानी का बहाव तेज होगा तो मिट्टी का कटाव भी बड़े पैमाने पर होगा। जमीन का ढाल कम है तो पानी का रफ्तार भी कम होगा, और अगर पानी का रफ्तार कम हो तो मिट्टी का कटाव, ये देखिए ढाल ज्यादा है, मिट्टी का कटाव क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये रफ्तार पानी का ज्यादा है। लेकिन अगर जमीन का ढाल कम है तो मिट्टी कटाव भी क्या होगा, कम होगा। रीजन क्या, पानी का बहाव भी कम होगा। यानी अगर जमीन का ढाल जैसा है कटाव भी उसी एतबार से होगा, ढाल ज्यादा कटाव ज्यादा, ढाल कम कटाव भी कम। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिट्टी के कटाव का। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा कि मिट्टी का कटाव क्या है और ये किस वजूहात के बिना पर होता है, और इसको जो प्रिवेंट करने का तरीका है वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को देखिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को नोट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को प्रेस करते रहिए, ताकि ज्यादा लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी के साथ पहुंच जाए। धन्यवाद।